आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि संख्याएं कैसी और कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहली संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं, जो कि हमारी जो साधारण गिनती होती है उन्हीं के एक समूह जो बना दिया जाता है उन्हें कहते हैं प्राकृत संख्याएं, जिसमें सबसे पहली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से अनंत तक जितनी भी गिनती है हमारी वे सभी प्राकृत संख्याओं में आती हैं। यानी जब भी हमने संख्याओं के खोज की उसमें सबसे पहले प्राकृत संख्याएं ही शामिल हुई हैं। उसके बाद जब हमें 10 की ज़रूरत पड़ी तो हमें एक संख्या 0 और हमने शामिल कर ली प्राकृत संख्याओं में। उन संख्याओं को हमने कहा पूर्ण संख्याएं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद इनमें शामिल हो गई पूर्ण संख्याओं में सभी संख्याएं प्लस की हैं और पूर्णांक संख्याओं में प्लस और माइनस दोनों ही संख्याएं शामिल रहती हैं। उन्हें पूर्णांक संख्याएं बोला जाता है, जिसमें कि माइनस की संख्याएं यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सभी प्लस की हैं। तो प्लस और माइनस दोनों की संख्याएं और 0 भी इनमें शामिल हो तो वो संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आई भिन्न वाली संख्याएं, जिन्हें परिमेय संख्या भी कहते हैं। ये संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ P और Q क्या है? P और Q हैं दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं। और साथ ही साथ इसमें एक शर्त भी होती है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों यदि Q 0 हो गया तो ये जो संख्या बनेगी P/Q ये अपरिभाषित कहलाएगी, या फिर इसे हम अनंत कह सकते हैं। या अभी तक इसको कभी डिफाइन नहीं किया गया है कि यदि नीचे 0 आ जाए यानी 0 का भाग किसी भी संख्या में दिया जाए तो वह परिभाषित नहीं है। इसके बाद संख्याएं आई अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं नाम से स्पष्ट है कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं हैं, यानी जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इस तरह की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनमें आती हैं वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, यानी ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। वर्गमूल 2 उदाहरण के लिए वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 और पाई भी इसमें इसी तरह की संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब आती हैं बच्चों जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याओं मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनती हैं। यानी वास्तविक संख्याओं में P/Q के रूप की संख्याएं जो कि परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, वो संख्याएं भी और अपरिमेय संख्याएं भी इसमें शामिल होती हैं। यानी P/Q के रूप की
और जो P/Q के रूप की ना हो। वे सभी संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। अब आते हैं बच्चों अभाज्य संख्याओं पे। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें केवल खुद का और एक का भाग जाता हो। वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का व एक का भाग जाता हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। इस तरह की संख्याएं, सभी संख्याएं कैसी हैं? इनमें केवल खुद का या एक का ही भाग जाता है। और भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें स्वयं का, एक का और भी कुछ संख्याएं हो सकती हैं जिनका भाग जाता है। तो भाज्य संख्याओं में सबसे पहली संख्या आएगी 4। 4 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। 4, 6, 8, 9 इस तरह की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो कि हमारे इस वास्तविक संख्याओं के चैप्टर में हमें पढ़ना है, उसमें है सबसे पहले है प्रमेयिका और एल्गोरिथम। इनके बारे में हमें अध्ययन करना है बच्चों। तो प्रमेयिका होती है एक ऐसा कथन जो कि सिद्ध किया हुआ है और उसको अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो यहाँ हम प्रमेयिका में पढ़ेंगे यूक्लिड की प्रमेयिका, जिससे हम HCF ज्ञात करने के लिए काम में लेंगे। और दूसरा हमें पढ़ना है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वो होता है जिसमें कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है यूक्लिड एल्गोरिथम, जो कि हमें महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए विभिन्न चरणों की सहायता से इस एल्गोरिथम को काम में लेकर करेंगे। इसके बाद आता है बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक नाम दे रखा है, लेकिन अभी तक हम सबसे पहले की कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं भाग संक्रिया के बारे में। भाग संक्रिया के बारे में हमने पढ़ा है बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं हम 7 में भाग देते हैं 2 का, तो पहाड़ा बोलेंगे हम, वहाँ तक पहाड़ा बोलेंगे जिसमें कि 2 के पहाड़े में 7 से के बराबर संख्या आ जाए, या फिर 7 से एक बिल्कुल छोटी, बहुत छोटी नहीं, जितनी कि हमें मिल जाए 7 से छोटी संख्या। जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 6 जो है वो 7 से बिल्कुल एकदम बाद वाली छोटी है। तो यहाँ हम लेंगे 2 तिया 6, भागफल में आएगा 3 और 7 के नीचे हमें लिखना है 6। तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो शेषफल बच गया 1। अब इन संख्याओं के लिए अलग अलग एक गणितीय भाषा है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे 7 तो कहलाएगा बच्चों भाज्य,
जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह से 3 कहलाता है भागफल, और जो 2 जिसका भाग हमने दिया था वो कहलाता है भाजक, और 7 में से 6 को घटाने पे जो 1 बचा उसे हम कहते हैं शेषफल। अब यदि हमें भाज्य निकालना हो तो हमें क्या सूत्र मिल रहा है यहाँ से, कि यदि हम भाज्य बराबर लिख दें कि भाजक गुणा भागफल, यानी भाजक और भागफल को गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ दिया जाए तो हमें भाज्य मिल जाता है। चेक करके देखते हैं। भाजक यहाँ पे है 2, भागफल है हमारा 3, और इसमें शेषफल 1 जोड़ दें तो क्या हमें 7 मिलता है। देखते हैं, 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ दें तो हमें मिलता है 7। ये जो हमने ये सूत्र देखा भाज्य निकालने का, ये सूत्र हम पहले की संक्रियाओं में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि भाग संक्रिया इसी पर आधारित है। इसी को नाम दे दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखो यहाँ पे हमने माना है ए तो है भाज्य और बी है भाजक, क्यू है भागफल, और इसमें जोड़ा हमने शेषफल। यहाँ शेषफल के लिए एक शर्त दे रखी है कि जो शेषफल यानी आर जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है। जब पूरा पूरा भाग जाएगा किसी भी भाग में तो हमें 0 ही शेषफल मिलता है, और यदि पूरा भाग नहीं जाता है तो कोई भी संख्या शेषफल के रूप में बच सकती है। लेकिन वो संख्या जो शेषफल के रूप में बचती है वो भाजक से हमेशा छोटी ही होगी। जैसे कि यहाँ पे 1 बचा था जो कि भाजक यानी 2 से छोटा ही था। तो ये जो परिभाषा हमने देखी, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ पे r 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, और भाजक यानी b से छोटा है। यहाँ एक शब्द आया है अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। अद्वितीय का मतलब है कि जब हमने भाग दिया 2 का 7 में तो हमने 6 को ही लिखेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम 4 लिख देंगे, तो हमें वही संख्या लिखनी है। हम जो टेबल बोल रहे हैं यानी जो पहाड़ा बोल रहे हैं, उस पहाड़े में वो संख्या देखनी है जो 7 से एकदम बाद वाली है, यानी एकदम जो छोटी है 7 से, वही यहाँ लिखनी है। तो अद्वितीय का मतलब है 6 के अलावा और कुछ यहाँ नहीं लिख सकते थे। इसी तरह से हम और भी उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं हम 43 में भाग दे के देखते हैं 7 का, तो देखते हैं कितनी बार जाएगा। 43, हमें क्या सोचना है यहाँ पे भाग देते समय कि 7 का भाग जब 43 में दे रहे हैं तो 43 आना चाहिए या फिर इससे छोटी संख्या आनी चाहिए जो इसके बिल्कुल पहले वाली छोटी हो। जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। तो हम देख रहे हैं कि 7 का पहाड़ा 6 बार बोलने पे 42 आता है, जो कि 43 से बिल्कुल पहले वाली संख्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे भागफल में 6, और 43 के नीचे लिखना है हमें 42। तो शेषफल बचा हमारे पास 1। तो यहाँ 6 और 1 ये दोनों ही अद्वितीय संख्याएं हो गई, यानी हमें मोटा सा समझ लेना है कि यह एक भाग संक्रिया है। इसके बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझते हैं। बच्चों, एल्गोरिथम के लिए हमें डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित श्रृंखला है, यानी अलग अलग जो चरण हम लेंगे उनके द्वारा हमें कुछ सिद्ध करना है या हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लेंगे HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से करेंगे। तो उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं 455 और 42।
इन दो संख्याओं का HCF हमें ज्ञात करना है। अब इसमें हमें समझना ये है कि सबसे पहले देखना है दोनों में बड़ा कौन है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है 455 बड़ा है 42 से। सबसे पहले हम भाग दे के देख लेते हैं कि भाग देकर हम किस तरह से HCF ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम अलग अलग चरणों को भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम भाग देते हैं 455 में 42 का। भाग जाएगा सबसे पहले 42 45 से छोटा है। यदि 42 का 2 बार पहाड़ा बोले तो वो बन जाएगा 84, जो कि 45 से बड़ा होगा। तो हम सबसे पहले एक बार भाग दे लेते हैं। 42 से कम 42, 45 के नीचे लिख दें 42। 45 में से 42 को घटाएंगे तो शेष बचेगा 5 में से 2 गए 3 और 4 में से 4 गए 0। और अगली भाग संक्रिया के लिए हम उतार लेते हैं 5। तो यहाँ पे आया 35। 35 में 42 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 35 42 से छोटी संख्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे 0। अब हमें क्या करना है कि पूरा पूरा भाग गया नहीं 455 में 42 का नहीं गया, तो जो शेषफल बचा है उस शेषफल का भाग हम देंगे 42 में। तो विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत हम सबसे पहले इस चरण को लिखते हैं कि 455 बड़ा है 42 से, तो इसे हम लिखेंगे 455 को 455 बराबर क्या आएगा 42। 42 हमारा है भाजक। इसको हम गुणा करेंगे भागफल से यानी 10 से, और शेषफल हमारे पास क्या बचा था बच्चों 35। अब हमने क्या देखा, जब तक कि हम पूरा भाग नहीं दे लेंगे तब तक इस संक्रिया को जारी रखेंगे, यानी हमें शेषफल 0 मिलना चाहिए। तब तक हम इसी तरह से देंगे भाग। तो 35 का भाग 42 में जाएगा कितनी बार, एक बार। 42 के नीचे 35 लिख दें, शेषफल बचेगा 7। अब फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। 7 का भाग 35 में देना है, कितनी बार जाएगा 7 पंजे 35। 35 में से 35 घटा दें, शेषफल बच गया 0। अब इस चरण को भी लिखते हैं हम। सबसे पहले हमने 455 वाला चरण लिखा था। इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे 42 हमारा क्या आया, भाजक जो था वो अब बड़ा हो गया किससे, शेषफल 35 से। तो 35 का भाग हमने दिया 42 में। इस चरण को लिखने के लिए हम लिखेंगे 42 बराबर 35 गुणा 1, और शेषफल बचा था यहाँ पर बच्चों 7। अब हमें देखना है भाजक और शेषफल में कौन बड़ा है। यहाँ पे 35 बड़ा है 7 से। इस चरण को भी लिख लेते हैं, यानी 35 को हम लिख लेते हैं 35 बराबर आएगा 7 गुणा 5। अब शेषफल बचा हमारे पास 0। तो HCF ज्ञात करने के लिए हमें तब तक ही ये प्रक्रिया जारी रखनी है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आया था। अब ये शेषफल 0 किससे आया था, किस संख्या का भाग देने से आया था, 7 का भाग देने से 0 आया था। तो यहाँ पे HCF हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का 7। आपको इसी तरह से परीक्षा में करके आना है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इस सवाल को। HCF निकालना है 455 और 42 का। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना होता है कि दोनों में बड़ा कौन है। ये सबसे पहले यही देखना है, यही इस प्रक्रिया का पहला चरण है। तो 455 बड़ा है 42 से, यानी 455 में हमें भाग देना है 42 का। कितनी बार जाएगा, सबसे पहले एक बार जाएगा। 45 में से 42 घटाएंगे तो बचेंगे 3। 5 को उतारेंगे तो ये बन जाएगा 35, और 35 में 42 का भाग जाता नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे 0। तो ये 10 बार गया यानी इसका भाग। तो अब इस चरण को हमें यहाँ लिखना है 455 बड़ा है 42 से, और 455 को हम लिख सकते हैं, यानी भाज्य हो गया 455
बराबर भाजक 42 गुणा भागफल प्लस 35 है शेषफल। तो यहाँ हमने देख ही लिया, जैसा कि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ा था, कि जो शेषफल है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो 35 छोटा है। अब हम वापस से करेंगे इसी प्रक्रिया को। यहाँ पे हम देखेंगे कि भाजक जो 42 था, वो अब देखते हैं भाजक और शेषफल में कौन बड़ा है। 42 बड़ा है 35 से। अब हम 42 में भाग देंगे 35 का, ये जाएगा एक बार। तो अब ये कहलाएगा दूसरा चरण। एक बार भाग जाएगा और शेषफल बचेगा 7। तो 42 को हम लिख सकते हैं 42 बराबर 35 गुणा 1 प्लस 7, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसके बाद हमने देखना है भाजक और शेषफल में कौन बड़ा है। 35 बड़ा है 7 से। तो वापस वही प्रक्रिया करेंगे, 35 में 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग देने से 7 का भाग जाएगा 5 बार, और 35 में से 35 जाएंगे तो शेषफल बचेगा 0। हमें तभी तक भाग देना है जब तक कि शेषफल हमें 0 नहीं मिल जाता, और जिस संख्या का भाग देने से हमें शेषफल 0 मिला है वही संख्या इसका HCF कहलाएगी। तो ये वाला चरण है बच्चों तीसरा, जिससे कि हमें हमारा HCF मिला है इन दोनों संख्याओं का, जो कि है 7।